Hello students, welcome to iTube classes. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be dealing with current affairs of 2021. Here we are taking two topics daily from various sources like The Hindu, Indian Express, etc. So let us see what are today's topic. तो पहला टॉपिक है हमारा श्री रामानुजाचार्य, then Goa Civil Code and then we will take up a question based on previous video. So पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं श्री रामानुजाचार्य। देखिए ये न्यूज में इसीलिए थे क्योंकि इनकी 1004 सालगिरह मनाई गई, बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1017 सीई में तमिलनाडु में। ये मेनली इनको क्रेडिट दिया जाता है विशिष्ट अद्वैतावाद के लिए। विशिष्ट अद्वैतावाद क्या है? देखिए यहाँ पे विशिष्ट अद्वैतावाद सब स्कूल है वेदांता स्कूल का। नाउ व्हाट इज वेदांता स्कूल? हमारे इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट के 6 स्कूल्स हैं जो वेदास में बिलीव करते हैं। उसमें से एक है वेदांता और इस वेदांता का ही सब स्कूल है विशिष्ट अद्वैतावाद। ओके, तो इन्होंने वैष्णविज्म की फिलोसॉफी दी थी और इन्हें इलाया पेरूमल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इलाया पेरूमल का मतलब है द रेडियंट वन। ओके, और इन्होंने मेजरली जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन दी थी वो थी डिवोशनलिज्म की। डिवोशनलिज्म के फाउंडर थे ये और डिवोशनलिज्म के थ्रू ही इन्होंने भक्ति मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया था एंड भक्ति मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन इनका यही था डिवोशनलिज्म का। ओके, एंड नाउ वी विल बी सीइंग कि इनके इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट थे कई सारे, जिसमें भाष्य जो कि ब्रह्म सूत्र पे लिखा गया है, भगवत गीता, और ये सारे ही जितने भी इनके लिटरेचर हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो हमने देखा क्या क्या विशिष्ट अद्वैतावाद से रिलेटेड है, डिवोशनलिज्म से रिलेटेड है, भक्ति सेंट है, भक्ति मूवमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन था, इलाया पेरूमल के नाम से भी जाना जाता है और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। जितने भी टेक्स्ट हैं भगवत गीता, भाष्य, ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब देखिए मैं आपसे बात कर रही थी 6 स्कूल्स की, है ना, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी की। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइप के स्कूल्स हैं, एक है नास्तिक, एक है आस्तिक। नास्तिक वो हैं जो अथॉरिटी ऑफ वेदास में बिलीव नहीं करते हैं और आस्तिक वो हैं जो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करती हैं। नास्तिक की बात माने तो नास्तिक में 4 स्कूल्स हैं, एक है बुद्धिज्म, एक है जैनिज्म, फिर चारवाक एंड एक है आजीविकास। तो ये 4 स्कूल्स जो हैं ये नास्तिक स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसॉफी के। आस्तिक की बात करें तो देखो इसमें भी 2 हैं, एक जो सीधे वैदिक टेक्स्ट से रिलेट करते हैं और दूसरे जो इंडिपेंडेंट हैं। अगर जो सीधे वैदिक टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं उनकी बात माने तो एक है मीमांसा और एक है वेदांता। मीमांसा जो है ये मेजरली रिचुअल्स पे बिलीव करता है, ठीक है, रिचुअल्स पे यानी कि रीति रिवाज पे, परंपराओं पे। ये जो है वेदांता ये मेनली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट ऑफ वेदास पे बिलीव करता है। ओके, और इंडिपेंडेंट जो ग्राउंड्स पे बिलीव करते हैं वो हैं 4 स्कूल्स, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका। नाउ यहाँ पे देखिए आप मीमांसा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मीमांसा की बात करें यहाँ पे हम तो उसमें आप देख सकते हैं मीमांसा जो कि दिया था किसने? जैमिनी ने। ये मेनली वेदास को ही एटर्नल और डिवाइन मानता है। वेदांता जिसका कि स्कूल है विशिष्ट अद्वैतावाद वो वेदव्यास ने दिया था और ये मेनली मानता है कि सोल जो है, माया जो है, सोल माया ये सब डिवाइन नेचर के होते हैं। फिर सांख्य स्कूल की बात करें तो ये दिया था कपिल ने। कपिल ये मानते हैं कि फिजिकल और मेंटल पेन जो है उसको खत्म करने की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए और ये हम खत्म कर सकते हैं थ्रू लिबरेशन। देन वैशेषिका की बात करें तो वैशेषिका जो है वो कनट ने दिया था और ये मेनली लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है, साइंस पे बेस्ड है, फिजिक्स पे बेस्ड है। न्याय की बात करें तो गौतम ने दिया था न्याय और ये बेस्ड है लॉजिकल क्वेस्ट पे, ठीक है, लॉजिक पे, ये भी लॉजिक पे बेस्ड है। योग की बात करें, योगा की, तो ये पतंजलि ने दिया था। ओके, और ये मेनली बेस्ड है मेडिटेशन पे। तो ये 6 स्कूल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चार्ट तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं विशिष्ट अद्वैतावाद की, जिसको कि प्रमोट करते हैं कौन? रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट अद्वैतावाद वेदांता का ही सब स्कूल है। ये नॉन डुअलिस्टिक सब स्कूल है, यानी कि क्या मतलब क्या है नॉन डुअलिस्टिक का? डुअल मतलब क्या होता है? 2 चीजें। ओके, नॉन डुअल मतलब ये दोनों चीजें अल्टीमेटली एक ही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये नॉन डुअलिस्टिक क्या बोलते हैं कि ये है ब्राह्मण और ये है आत्मन। ब्राह्मण यानी कि गॉड,
आत्मन यानी कि सोल, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद वाले, ठीक है, यानी कि रामानुजाचार्य। तो नॉन डुअलिस्टिक स्कूल में ये माना जाता है कि ब्राह्मण अलोन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सिर्फ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, सोल गॉड का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं है, कोई डाइवर्सिटी नहीं है। अल्टीमेटली जितनी भी डाइवर्सिटी आपको दिख रही है, अल्टीमेटली वो एक ही चीज में सबस्यूम होगी, और वो जो चीज है वो है एक यूनिटी, यानी कि वो है एक गॉड, ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज है जो कि है ब्राह्मण, बाकी सारी चीजें इन्हीं का पार्ट है, ये बोलता है विशिष्ट अद्वैतवाद वाला स्कूल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है गोवा का सिविल कोड। गोवा सिविल कोड के बारे में ये टॉपिक क्यों न्यूज में था, ये पहले समझ लेते हैं। तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि ऐसे बोबड़े हैं हमारे अभी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में चल रहा है अभी, उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने ये कहा कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, उनको इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और हमारे इंडिया को भी इस स्टेप की तरफ बढ़ना चाहिए, सिविल कोड की तरफ, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। तो गोवा इकलौता स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रैक्टिस किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। देखो, हमारे देश में अगर पूरे सेंटर की बात करूं तो हिंदूज के लिए अलग सिविल कोड है, मुस्लिम्स के लिए अलग सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि सभी के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया सभी के लिए सिविल कोड एक ही होगा। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसे दिया गया है, इसके बारे में मेंशन है हमारे आर्टिकल 44 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसमें यह कहा गया है कि स्टेट को, यानी कि कंट्री को, इंडिया को मूव करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, और इसके लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए। तो गोवा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये पोर्तुगीज का सिविल कोड था, जिसका ये पार्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्तुगीज सिविल कोड का पार्ट है, जो कि 1867 में लाया गया था। तो पोर्तुगीज, जो कि आपको पता होगा, गोवा पहले कॉलोनी था किसका, पोर्तुगीज की। तो यहाँ पे पोर्तुगीज का सिविल कोड चलता था, जो कि 1867 का है। इसी के अंतर्गत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था। और ये जो सिविल कोड है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। मेनली कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? एक है जो सिविल कैपेसिटी से बिलोंग करता है, एक है एक्विजिशन ऑफ राइट से बिलोंग करता है, एक है प्रॉपर्टी के राइट से बिलोंग करता है, और एक है जो राइट्स एंड रेमेडीज से बिलोंग करता है, राइट्स के ब्रीच से और रेमेडीज से बिलोंग करता है। ओके, ये जो है, ये देखो, जैसे हमारा जो आईपीसी है या सीआरपीसी है, वो किस किस से बिलोंग करता है, वो किसके नाम पे लिखा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे लिखा जाता है। यहाँ पे जो ये सिविल कोड है, ये लिखा गया था ऑन द नेम ऑफ किंग ऑफ पोर्तुगीज, ठीक है, किंग ऑफ पोर्तुगल के नाम पे इस सिविल कोड का नाम रखा गया था। यहाँ इस सिविल कोड को उनके नाम पे, उनकी अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे एक चीज हमको देखनी है कि ये कोड अभी तक कैसे चल रहा है। तो ये कोड अभी तक चल रहा है बिकॉज ऑफ सेक्शन 5 ऑफ दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट। तो इस एक्ट के कारण ही ये जो लॉ है, ये जो कोड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें हमने देखा कि वो बोलता है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं पार्ट 4 में ये डीपीएसपीज मेंशन्ड हैं, और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में। ओके, और यहाँ पे ये जो डीपीएसपीज हैं, ये हमने किससे इंस्पायर होके लिए हैं? ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके लिए हैं। और एक और चीज़ कि हमने यहाँ आयरलैंड से तो ये इंस्पायर हुए हैं, इसके साथ ये एक और चीज़ से इंस्पायर हुए हैं, जो कि है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उससे इंस्पायर्ड है डीपीएसपी हमारे। अब देखो, बेसिकली डीपीएसपी होता क्या है? डीपीएसपी का मतलब है कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं स्टेट के लिए कि क्या ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए स्टेट को, जिससे कि सोशलिस्ट नेचर जो है हमारी कंट्री का, वो रिकॉग्नाइज हो सके, वो मेंटेन रह सके। तो बेसिकली वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के ऊपर ये बात करता है। नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सिबल हैं बाय कोर्ट, इसलिए वो बाइंडिंग होते हैं। ये एनफोर्सिबल नहीं है, इसीलिए ये नॉन बाइंडिंग होते हैं। इनफैक्ट बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें नोवल फीचर्स बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये नए भी हैं और हमारे सोशलिस्ट कंट्री जो है, सोशलिस्ट नेचर ऑफ कंट्री जो है, उसको
रिकॉग्नाइज करवाते हैं। इसके अलावा इनको क्लासिफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? एक है सोशलिस्ट, फिर दूसरी है गांधीयन प्रिंसिपल्स और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है जितने भी सारे डीपीएसपीज हैं उनको। जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर एक डीपीएसपी है, वो गांधीयन फिलोसॉफी को दिखाता है। एक है फ्रीडम ऑफ एक है जो सेपरेशन ऑफ पावर्स को दिखाता है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को दिखाता है। इस तरह से जो अलग अलग डीपीएसपीज हैं वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है आज के लिए? हमारा क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। पहला स्टेटमेंट है इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। यस इट इज। इट इज मेनली फाउंड इन ड्राई ग्रासलैंड्स। यस इट इज मेनली फाउंड इन ड्राई ग्रासलैंड्स ओनली। एंड IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो हाँ, ये भी सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।